एलरीड स्कोरिंग सिस्टम जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज उसमें से बनते होते हैं। एमसीक्यूज इस तरह से बनते हैं कि वो आपसे पूछता है कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और वो ब्रीथ कर सकता है, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है वो दो एक्सट्रीमिटीज मूव कर सकता है, तो आप उसकी स्कोरिंग क्या करें। तो आगे स्कोर लिखा होता है 0 1। तो इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना। तो एलरीड स्कोरिंग सिस्टम को हम कल डिस्कस कर रहे थे, वो क्या था। उसमें हम एक्टिविटी देखते हैं, रिस्पॉन्स होता है मेजर ऑर्गन सिस्टम। और मेजर ऑर्गन सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी कह दें, या कार्डिक कह दें, रेस्पिरेटरी कह दें। फिर न्यूरोलॉजिकल, जिसमें आप कॉन्शियस लेवल आप चेक करते हैं पेशेंट का। ठीक है। फिर दूसरा आपने स्किन का कलर चेक करना होता है, CRNS आप याद रख सकते हैं। तो वो 2 1 एंड 0 इस तरह से स्कोर को मेंशन किया होता है। एक्टिविटी अगर आपने देखनी है तो अगर उसके चारों लिम्स मूव कर रहे हैं 2 नंबर देंगे, अगर उसके दो मूव कर रहे हैं तो ये 1 नंबर देंगे, कोई भी मूव नहीं कर रहा तो 0 नंबर देंगे। रेस्पिरेटरी अगर आप देखें और उसकी डीप ब्रीदिंग और उसमें जो है क्या कहते हैं, कफ रिफ्लेक्स भी आ रहा है, तो उसको आप 2 नंबर देंगे। डिस्निया में है पेशेंट, 1 नंबर देंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 0 में जाएगा। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें कि बेस लाइन थे अगर ±20% उसके वो आपको ये लाइक 120 है तो 140 तक हो। ठीक है। और इसमें जो है वो बेस लाइन से ±50% तक हो, और इसमें जो है greater than 50% हो, तो आप इसको नंबर देंगे 2 1 एंड 0। कॉन्शियस लेवल अगर आपने देखना है, अगर तो फुली कॉन्शियस है तो आप उसको 2 नंबर देंगे। आपको क्वेश्चन के आंसर्स कर रहा है जो आप पूछ रहे हैं, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं। इसमें अरोजेबल, यानी कि आप पेशेंट को जगा सकते हैं थोड़ा सा अप स्टिमुलस देके, और इसमें जो है किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, फेलियर है। इसमें कलर की अगर हम बात करें तो इसमें पिंक कलर हो पेशेंट का, जो हेल्दी एक्सटिंक्ट कलर होता है नॉर्मल पिंक, तो आप उसको 2 नंबर देंगे। अगर पेल कलर है, रस्टी सा है, डस्टी सा है, तो आप उसको 1 नंबर देंगे। और अगर साइनोज है पेशेंट तो आप उसको 0 में डालेंगे। तो ये रीड स्कोरिंग सिस्टम है जो हमारे हम लोगों को ये बताता है कि सेडेशंस के इफेक्ट्स क्या होंगे, पेशेंट के मेजर सिस्टम पे क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी। अगला हमारा जो हमने पढ़ना है वो ये है कि आप ड्रग्स कौन कौन से दे सकते हैं। क्या आप लोगों ने फार्मा में सिडेशन के लिए आपने कोई ड्रग्स पढ़ी हो, आपको उनके नाम याद हो एनेस्थीसिया के लिए। और मुझे ये बताएं इसको कॉन्शियस सिडेशन क्यों कहते हैं, ये आप लोगों ने सर्च करना है कि हम इसको कॉन्शियस सिडेशन क्यों कहते हैं। मैं आपसे मंडे वाले दिन पूछूंगी। ड्रग्स जो अब हम सिडेशन के लिए यूज करते हैं वो बुक पे आपके एक टेबल दिया हुआ है, उसको आपने अच्छे से कर लेना है। उसमें आपकी आ जाती है मॉर्फिन, नाम तो एटलीस्ट आपको होने चाहिए। पेरिडीन, मिडाजोलाम। मिडाजोलाम की एंटी डॉट क्या है? और फ्लूमेजीन। फेंटेनाइल। यस, और फेंटेनाइल की भी सेम है, क्योंकि ये क्या है, इनकी डोज आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से दिन कितने कितने दे कितने एमजी देनी है। जो मॉर्फिन है ये 1 to 2 mg। मेपेरिडीन जो है ये भी नार्कोटिक एजेंट से दो, और नीचे वाले सिडेटिव है। जो मेपेरिडीन है ये आप देते हैं 10 to 20 mg। मिडाजोलाम आप देंगे 25 माइक्रोग्राम, और ये 0.5 से 1 माइक्रोग्राम, 1 मिलीग्राम। और इनके इफेक्ट आने में, इसका इफेक्ट आने में 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 to 2 मिनट्स, इसके थोड़ा टाइम लेता है 1 to 3 मिनट्स। ये भी 1 to 2, ये भी 1 to, और ये ऑलमोस्ट 1 मिनट लेता है। ठीक है। तो ये ड्रग्स के एटलीस्ट आपको नेम आने चाहिए कि कॉन्शियस सिडेशन के लिए आप ड्रग्स कौन से यूज करते हैं। एंड हमारे पास इसका बचता है वो है हमारा पोस्ट प्रोसीजरल, जो आप करते हैं। पोस्ट प्रोसीजरल के बाद आप आते हैं पोस्ट कैथ कैथ चेकअप। पोस्ट कैथ चेकअप का मतलब ये है, पेशेंट की आपने एनजीओ पीसीआई आपने कर ली, मेनली पीसीआई। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद पेशेंट को आपने वार्ड में भेजा, जो उसको आपने शीट पास की होती है जो आपने फेमरल शीट पास की होती है, उसको
निकालते हैं अगर, तो आपने उसको हेपरिन वगैरह दी हुई है, उसकी पीसीआई की है, तो उसको आप 12 घंटों के बाद निकालते हैं, 8 से 12 घंटे। ठीक है। अगर तो उसकी एनजीओ नॉर्मल है, आप फौरन उसकी शीथ आउट कर देंगे, बैंडेज लगा देंगे। अगर उसकी एनजीओ हुई है तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स, और अगर उसकी पीसीआई हुई तो 12 आवर्स तक उसकी शीथ अंदर रहती है, वरना पेशेंट की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पोस्ट कैथ चेकअप में आपने एक तो चेक करना है थ्रोम्बस, भाई क्लॉट तो नहीं बन गया। उससे भी पहले आपके पास आ जाता है वाइटल साइंस, आपने साथ साथ मॉनिटर करते रहना। व्हाट आर द वाइटल साइंस, कौन बताएगा फ्री आप? कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं हमारे? ब्लड मैम प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है। और रेडियो, टेम्परेचर, जी, टेम्परेचर, ठीक है। और सैचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन, और ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, और इसके अलावा ईसीजी। इनको आपने ईसीजी चेंजेस को आपने अच्छे से देखना होता है, मॉनिटर करना होता है आपने। ठीक है। उसके बाद आपका ये है, थ्रोम्बस आपने देख लिया, आपने वाइटल साइंस देख लिए, और उसके बाद आपने देखनी है पेशेंट की यूरिन आउटपुट, क्योंकि जो आपने कंट्रास्ट मीडिया दिया उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो पेशेंट को होगा। तो यूरिन आउटपुट जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन 30 ml/h। ये 30 ml पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। यूरिन आउटपुट, फिर उसके बाद अगर तो यूरिन आउटपुट जो है वो लो हो, तो इसका मतलब है पेशेंट रीनल फेलियर में जा चुका। ठीक है। और जो थ्रोम्बस हम चेक करते हैं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट की, अगर आपकी फेमरल में थ्रोम्बस बन गया है, पेशेंट फील करता है पेन अपनी टांग में जहां पे आपने शीथ डाली है, अगर तो वहां पर वो पेन को फील कर रहा है, तो उसका मतलब ये है थ्रोम्बस बन गया है और वो उसको क्लॉट कर रहा है, उसको क्लॉग कर रहा है उस जगह को। तो इस वजह से वहां पे पेन हो रही है। ठीक है। पेशेंट जो है वो उसको मूव नहीं कर सकता, वो आर्टरी जो है वो स्पेजम में चली गई है, पेशेंट को जो है कह लें कि पेनफुल स्टिमुलस उसमें आएगा, ऑक्लूजन हो गया, आर्टीरियल ऑक्लूजन हो जाएगी, लिम्बेस्कीमिया हो सकता है, रेडियल एक्सेस से मोस्टली हो जाता है, क्योंकि रेडियल से इसलिए नहीं लेते, वैसे तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है, लेकिन रेडियल एक्सेस क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी स्पेजम में रेडियल आर्टरी चली जाती है। आगे हम लोगों ने रेडियल फेमरल का जो है वो पढ़ना है कंपैरिजन, उसमें फिर आपको उससे इजीली पता लगेगा। फिर हीमाटोमा आपने चेक करना है कि हीमाटोमा कैसा है। अगर तो हीमाटोमा ज्यादा बड़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि उसकी वजह से भी, इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है। तो ये कुछ चीजें जो आपने पेशेंट के केस के बाद आपने चेक करनी है। फिर वो बुक में लिखता है एक चीज, एंजियोग्राफिक रिव्यू। जो एंजियोग्राम रिव्यू होता है बेटा, इसका क्या काम होता है? एंजियोग्राम रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसे पिक्चर सी बनाई होती है कोरोनरी आर्टरीज, आप ये बता देते हैं मरीज को, हार्ट की डायग्राम बनी होती है, आप उसके ऊपर लेबल करके बता देते हैं कि इसमें इतने परसेंट डिजीज है, इसमें इतने परसेंट डिजीज है, इसमें इतने परसेंट डिजीज है। फिर एक और पिक्चर आप उसके साथ देते हैं, उस पे आप बता देते हैं मैंने इस एरिया में स्टेंट डाला है, इस एरिया में डाला है, इस एरिया में, तो ये इस पे आप लिखते हैं प्री पीसीआई, इस पे आप लिखते हैं पोस्ट पीसीआई। इसका ये मतलब होता है, कुछ फैमिलीज जो होती हैं उनका ये कुछ इल्जामात होते हैं जी, पता नहीं स्टेंट डाला है या नहीं डाला, तो आप, कुछ हॉस्पिटल इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि पहले एनजीओ के बाद पिक्चर दिखाते हैं, फिर एनजीओ पीसीआई के बाद पिक्चर दिखाते हैं कि भाई पहले ये वेसल थी, इतने परसेंट इसमें डिजीज, इतने परसेंट इसमें डिजीज, और इस मिल में इतने इतने परसेंट हमने फिर डिजीज के बाद स्टंट डाल दिया। तो वो पिक्चर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि हेल्पफुल होती है पेशेंट की और पेशेंट की फैमिली के लिए, कि वो अंडरस्टैंड कर सके कितनी करोनरी आर्टरी डिजीज है पेशेंट्स में। ठीक है। तो ये होता है आपका एंजियोग्राफिक रिव्यू। अब कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए हम लोगों को कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है? स्पेशल प्रिपरेशन फॉर कैथ। उसमें क्या क्या आता है? कौन सी कंडीशंस के लिए आपके ख्याल से स्पेशल प्रिपरेशन जरूरी है? और ये जो स्पेशल प्रिपरेशन वाला टेबल है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। यही आपके क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं कि डायबिटीज है तो आप क्या करेंगे पेशेंट का। ठीक है। सबसे पहले स्पेशल प्रिपरेशन में हमारे पास आ जाता है एलर्जी।
पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी है, फिर आगे उसकी मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए। अगर पेशेंट को एलर्जी है बिफोर कंट्रास्ट स्टडीज, आयोडीन से है, फिश से है, किसी फ्री मेडिकेशन से एलर्जी है उसको, या लाइडोकेन वगैरह से उसको एलर्जी हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जिस मेडिकेशन से उसको एलर्जी हो रही है आप उस मेडिकेशन को स्टॉप करेंगे। एलर्जी है, फिर आगे उसकी मैनेजमेंट है। एलर्जी हो सकती है फिश से, फ्री मेडिकेशन से, कॉन्ट्रास्ट से, और इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक से, जिसको जाइलोकेन कहते हैं। मैनेजमेंट इनकी आप क्या करते हैं? नंबर एक, आप जो है प्री मेडिकेशन को होल्ड करेंगे, स्टॉप कर देंगे। होल्ड प्री मेडिकेशन, यूज मार्केन, यानी कि एंटी एलर्जिक ड्रग्स आप उसको दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन होती है। और कंट्रास्ट एलर्जी के लिए आप कंट्रास्ट फ्री मेडिकेशन दे देंगे, जैसे डेक्सामेथासोन वगैरह, ठीक है? तो ये एलर्जी की मैनेजमेंट है। उसके अलावा जो पेशेंट में कुछ आती हैं कंडीशंस, एलर्जी के अलावा और क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जिसको स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत हो सकती है? डायबिटीज। डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, रीनल फेलियर हो गया, ये सब चीजें। अब आते हैं डायबिटीज। डायबिटीज की हमने बहुत ज्यादा पहले भी बात ये की कि उसकी जो मेडिकेशन है वो स्टॉप करवानी होती है डायबिटीज, ठीक है? तो डायबिटीज जो है उसमें इंसुलिन अगर है वो भी स्टॉप करवानी है आपने, ठीक है? मेटफॉर्मिन है वो भी आपको स्टॉप करवानी है, ठीक है? वजह क्या होती है कि हम इसमें अगर पेशेंट को हम हेपरिन देते हैं तो हेपरिन बहुत ज्यादा हो जाए, पेशेंट की ब्लीडिंग ज्यादा हो, तो उसके लिए फिर आप एंटीडोट देते हैं प्रोटामीन। तो जो प्रोटामीन है वो इंसुलिन के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकती है, इसलिए आप क्या करते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको आप उनकी इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट, यानी कि उनका वाटर इनटेक ज्यादा कर देते हैं, इंक्रीज हाइड्रेशन। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर तो रीनल सफिशिएंसी है तो आप कैथ प्रोसीजर को पोस्टपोन कर देंगे। गुर्दे खराब हो रहे हैं तो आप पेशेंट को मना कर देंगे कि आपका प्रोसीजर नहीं हो सकता, ठीक है? और यहाँ आप जो है लेक्टेट, जिंगर लेक्टेट वगैरह ये भी इसको दे सकते हैं। और इनको आपने इसलिए मेटफॉर्मिन और इंसुलिन को स्टॉप कराना है कि अगर पेशेंट को प्रोटामिन देनी पड़े। व्हाट इज प्रोटामिन? प्रोटामिन इज द एंटीडोट ऑफ हेपरिन। इसलिए आपने अगर ऐसा रिएक्शन हो गया तो उसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे? उसकी हाइड्रेशन को इंक्रीज करेंगे, उसकी यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे, और जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो भी आपने स्टॉप करना है। मेन दो चीजें याद रखने वाली है, इन दोनों को आपने स्टॉप करना है, हाइड्रेशन बढ़ानी है, यूरिन आउटपुट बढ़ानी है। फिर एक और चीज है, जो पेशेंट, जिन पेशेंट का आईएनआर ज्यादा है। व्हाट इज आईएनआर? अगर उनका आईएनआर यानी कि एंटीकोगुलेशन है जो है प्रोफाइल, वो उनकी ज्यादा है। तो जिनका आईएनआर ज्यादा हो, ग्रेटर देन 1.5 मीन उनका ब्लड जो है वो इतनी जल्दी कोएगुलेट नहीं करेगा, तो उसको आप क्या करेंगे? उनको एक तो डेफर प्रोसीजर प्रोसीजर आप नहीं करेंगे। नंबर टू, आप क्या करेंगे? विटामिन के देंगे। क्या करता है विटामिन के? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। विटामिन के का क्या काम है? एंड प्रोटामिन है, कोएगुलेशन। यस। तो अगर पेशेंट्स का आईएनआर ज्यादा है, आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि पेशेंट का आईएनआर ज्यादा है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे पहले तो हम पेशेंट का प्रोसीजर नहीं करेंगे, दूसरा हम उसको विटामिन के देंगे उसकी मैनेजमेंट के लिए, हम उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, हम उसको प्रोटामिन दे सकते हैं अगर हेपरिन की वजह से ऐसा हो, ठीक है? तो ये कुछ मैनेजमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो फिर भी आपने प्रोसीजर नहीं करना। अगर एरिथमियाज है तो भी आपने प्रोसीजर नहीं करना। एनीमिया है तो भी आपने प्रोसीजर नहीं करना। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको हीमोग्लोबिन का बताया था कि अगर हीमोग्लोबिन पेशेंट की कम हो
तो भी आप प्रोसीजर नहीं करते। डिहाइड्रेशन है तो आप उसको पानी पिला सकते हैं। रीनल इनसफिशिएंसी है तो आप उसका कंट्रास्ट लिमिट करेंगे। आईएनआर हो गया। इसके बाद इसमें कुछ चीजें आ सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उनको आप उनकी अकॉर्डिंगली जो है मैनेज करेंगे। फिर आ गया एनीमिया, फिर आ गया एरिथमियास। व्हाट इज एरिथमिया? बच्चों एरिथमिया क्या होता है? इरेगुलर रिदम। इरेगुलर हार्ट बीट, यस। ठीक है, तो ये कुछ हो सकते हैं प्रॉब्लम्स। एनीमिया में आप क्या करेंगे, उसको आप देंगे ऑनफर। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जो है आप उसको पेशेंट को उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको बैलेंस करेंगे या रिप्लेनिश करेंगे, प्रोसीजर नहीं करेंगे। एरिथमियाज में आप क्या करेंगे, डाइगोक्सिन वगैरह इसमें देते हैं। ठीक है। और एंटी एरिथमिक्स आप देंगे। इन सब में आपने डेफर करना प्रोसीजर, और इसमें आप देंगे एंटी एरिथमिक्स। डिहाइड्रेशन है तो आप इसमें पेशेंट को हाइड्रेशन, इसमें रिगर लैक्टेट देते हैं या आप इसमें नॉर्मल सेलाइन देते हैं। रीनल फेलियर है तो सबसे पहले तो आपने डेफर करना है प्रोसीजर। दूसरा, आपने पेशेंट का लिमिट करना है कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज है। अगर वो पेशेंट है सीकेडी का, क्रॉनिक किडनी डिजीज का, और वो ऑलरेडी है डायलिसिस पे, उस पेशेंट का आप उसका आप देखेंगे क्रिएटिनिन होगा 1.5, 1.7, इतना होता है। अगर इन पेशेंट्स का प्रोसीजर आपको फिर उसी दिन आपने रखना होता है, एट द डे ऑफ डायलिसिस, कि उसी दिन उनका डायलिसिस हो जाए आपके प्रोसीजर के बाद, तो वो पूरे का पूरा कंट्रास्ट जो है वो बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आया आपको? कि जिन पेशेंट्स का, जो पेशेंट सीकेडी के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर डायलिसिस होता है उनका, तो आप उनका उसी दिन प्रोसीजर करेंगे जिस दिन उनका डायलिसिस होना हो। फिर क्या होता है, वो किडनीज वॉश आउट हो जाते हैं ना डायलिसिस के जरिए, तो फिर ये कंट्रास्ट भी निकल जाएगा। तो अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन 0.9 से 1.2 से ज्यादा हो जाए तो हम उसको प्रोसीजर मुकम्मल तौर पे हम कहते हैं नहीं करेंगे। लेकिन डायलिसिस के पेशेंट्स जो है उनका हम कर सकते हैं 1.5 पे भी। ठीक है जी। आगे आप लोगों का पिछले 2 साल जो आप लोगों ने पढ़ा, कंट्रास्ट मीडिया एंड कंट्रास्ट मीडिया, ये बहुत देर आपके साथ यही चलता है कंट्रास्ट मीडिया, फिर आपको इसकी मैनेजमेंट भी आनी चाहिए। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि कंट्रास्ट मीडिया के रिएक्शंस क्या होते हैं, वही वाले हैं जो आप लोगों ने चैप्टर में भी पढ़े हैं, हर जगह आपने पढ़े हैं। अब बात करते हैं कंट्रास्ट मीडिया रिएक्शंस की। सबने बीच में जो है वो पार्टिसिपेट करना है। पहले तो मुझे ये बताएं, न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कंट्रास्ट मीडिया? कौन बताएगा? मैम कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, नो, और इस जब वो इस तरह में बताएं, सिंपल मुझे लेमैन में बताएं, कंट्रास्ट करता क्या है? एटॉमिक कंट्रास्ट हमारी नंबर। बॉडी में कोई भी पार्ट है तो उसको हाईलाइट कर देता है ठीक हो सराउंडिंग गया, टिश्यू से। गुड हो गया। अच्छा, कंट्रास्ट मीडिया जो होता है ये क्या करता है? इट कैन enhance the internal contrast or may decrease the internal contrast according to their types। वो दो होती हैं, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जो नेगेटिव वाले हैं वो डिक्रीज करेंगे। पॉजिटिव वाले जो है वो मोस्टली कौन से होते हैं, बेरियम। फिर आपके जो लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है, आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है, और हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया मोस्टली यूज ये किया जाता है आजकल, जिसमें आपने ओमनीपेक पढ़ा होगा, अल्ट्राविस्ट पढ़ा होगा, ये सारे। नेगेटिव में कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर। ठीक है जी। ये आपके इंटरनल कंट्रास्ट को डिक्रीज करते हैं, ब्लैकनिंग को बढ़ाते हैं, और ये मोस्टली जीआईटी के प्रोसीजर्स में आप इनको यूज करते हैं। बहुत आपने कंट्रास्ट के बारे में पढ़ा।
अब पेशेंट्स में हर पेशेंट जो है उसकी फिजिक डिफरेंट होती है, उसका वेट डिफरेंट होता है, उसकी हाइट डिफरेंट होती है, उसके इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स का कुछ फर्क होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। कुछ चीजें मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है आपको मेरी नॉर्मल ना लगे, लेकिन मेरी बॉडी के लिहाज से वो चीजें नॉर्मल है, कुछ आपकी मुझे नॉर्मल ना लगे लेकिन वो आपके लिहाज से नॉर्मल। तो ये हर एक में पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वेरी करती है। तो कंट्रास्ट में रिएक्शंस जो है बेटा ये हो सकते हैं, ज्यादातर में नहीं होते लेकिन 1% पॉपुलेशन में इसके आ जाते हैं। अब कंट्रास्ट एलर्जीज की टाइप होती हैं। मुझे ये बताए किस किस पे इसका रिएक्शन हो सकता है, किस किस ऑर्गन पे। मैम हमारी स्किन पे। ठीक है, स्किन वाले को हम क्या कहेंगे, क्यूटेनियस। किडनीज पे भी हो सकता है मैम। क्यूटेनियस एंड म्यूकोजल। फिर दूसरा आपके पास आ सकता है स्मूथ मसल्स। कौन कौन से स्मूथ मसल्स है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। ब्लड वेसल। नो, स्मूथ मसल्स बेटा आपके मेनली आपके जीआईटी, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, और इसके अलावा आपके यूट्रस, ब्रोंक ब्रोंक आपके ब्रोंकस होते हैं, और इसके अलावा आपकी यूट्रस जो होती है फीमेल्स में, वो हो सकते हैं। जो क्यूटेनियस आते हैं उनमें आपके एंजियोएडिमा हो सकता है। व्हाट इज एंजियोएडिमा? फ्लशिंग, यानी कि पेशेंट जो है वो हीट फील कर सकता है। लरेंजियल एडिमा, उसके बाद आपका अर्टिकेरिया प्लूराइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। एंजियोएडिमा, फ्लशिंग, लरेंजियल एडिमा, प्लूराइटिस एंड अर्टिकेरिया। स्मूथ मसल्स में जीआईटी कंट्रैक्शंस आ गई, यूरिनरी ट्रैक की कंट्रैक्शंस आ गई स्मूथ मसल्स में। ब्रोंकियल जो आती है, ब्रोंकोस्पैज्म आ गया ये वाला, और ये यूट्राइन कंट्रैक्शन आ गई स्मूथ मसल्स में। ये माइनर एनाफाइलेक्टेड रिएक्शन होते हैं। जो कार्डियक वाले होते हैं ये मेजर एनाफाइलेक्टेड रिएक्शन होते हैं। और कार्डियक में क्या क्या हो सकता है, एरिथमिया, हाइपोटेंशन, और इसके अलावा वेजो डायलिटेशन हो सकती है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो मेजर रिएक्शंस है उनमें लेरेंजियल और पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, जो माइनर है, और लेस, ये माइनर भी हो सकते हैं, लेस सिवियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है कुछ में प्री कंट्रास्ट जो रिएक्शन है, इनमें पहले पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है कि पहले कभी आपको कंट्रास्ट का रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो नहीं हुआ तो फिर उस पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, अगर जिनमें हुआ तो उनको आप पहले ही प्री डोज जो है उसकी दे देते हैं। ठीक है, पहले यूज होता था हाई ओस्मोलर वाला, और इसके बहुत ज्यादा रिएक्शन होते हैं। अब इसको रिप्लेस कर दिया लो ओस्मोलर और आइसोस्मोलर, तो इसकी वजह से बहुत कम रिएक्शन होते हैं पेशेंट्स। ठीक है, और जिस तरह आपने सेकेंड ईयर में जो कंट्रास्ट पढ़ा था उसमें कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसमें भी कंट्रास्ट इंड्यूस जो नेफ्रोपैथी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स में प्री मेडिकेटेड जो है उनको आप प्री मेडिकेशन दे देते हैं जिनमें चांसेस होते हैं कंट्रास्ट मीडिया के, तो उनको आप प्रेडनिसोन देंगे, उनमें डाइफेनएंड्रामाइन या उनको बेनेड्राइल कहते हैं वो आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, वो डोजेज आप 60 mg की आपने देनी होती है। तो प्री कंट्रास्ट मेडिकेशन, उसमें आपने जिन पेशेंट में चांसेस हो कि इफेक्ट हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसमें जो प्रोफाइलेक्सिस होता है मेडिकेशन, या आप कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस, इससे आप रोक सकते हैं। उसमें आप क्या देंगे, कुछ ड्रग्स है सर्टेन जिनको आप दे सकते हैं। एक तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन, फिर आपके पास आ गया डेक्सामेथासोन।
थर्ड पे आपके पास आ गया सोलो कॉर्टिक, फिर आ गया बेनाड्राल। ये सब आप जो है पेशेंट को आईवी दे सकते हैं। ठीक है, इन सब का काम ये होता है कि किसी भी पेशेंट में जो एलर्जिक रिएक्शन है उनको स्टॉप कर सके, उनको बढ़ने ना दे। ये एंटी हिस्टामिन होते हैं ये वाले। जो प्रेडनिसोलोन है वो आपने एक रात पहले 60 mg देनी है पेशेंट के प्रोसीजर से पहले, मॉर्निंग में आपने देनी है, और 50 mg आपने एट द टाइम ऑफ कॉल देनी है, यानी कि जिस टाइम पे उस पेशेंट का टाइम हो जाए प्रोसीजर का, तो आपने पेशेंट को वो देनी होती है। ठीक है, फिर मुझे ये बताएं, प्रोटामीन मैंने आपको बताया था वो किस लिए यूज होती है? एंटीडोट ऑफ हेपरिन। यस, प्रोटामीन इज द एंटीडोट ऑफ हेपरिन। तो इसके भी कुछ पेशेंट्स में इनके भी रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं। लेकिन प्रोटामीन जो वाइडली होती है सिस्टेमिक हेपराइनाइजेशन आफ्टर कार्डियक केयर, उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उनको रिवर्स कर देते हैं ये। तो इनमें जो होता है, इसमें बैक और फ्लैंक पेन हो सकती है, यानी कि प्रोटामीन जो रिएक्शन होते हैं आरएक्सएन रिएक्शन, इसमें बैक पेन, फिर जो है पेशेंट को क्या कहते हैं उसे फ्लशिंग, हीट वगैरह फील कर सकता है, बैक पेन है, फ्लैंक पेन है। और इसके अलावा जो है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो ये जो वेजोमोटर रिस्पॉन्स आता है ना, वो उसके फेस के एरिया में आता है, तो फेशियल फ्लशिंग ज्यादा हो सकती है, तो उसको कहते हैं वेजोमोटर रिस्पॉन्स। ठीक है जी। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेजोमोटर रिस्पॉन्स ये वाला होता है, ये फेटल होता है। ये माइनर आते हैं, ये मेजर वाले जो है ये ज्यादातर खतरनाक होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेट जब आपने करना होता है, पेशेंट को देना होता है, तो उसे बहुत ज्यादा कॉशन के साथ आपने देना है। ठीक है, अगर पेशेंट को फिर से एलर्जी है, अगर इंसुलिन की कोई हिस्ट्री है, तो बिल्कुल भी नहीं देना है उसको, आपने प्रोटामिन नहीं देना। अगर पेशेंट ने प्रोसीजर से पहले